बात आज की चैनल के कार्यक्रम बात की बात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर मैं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम आनंदकर के साथ इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करता हूं, जिसमें हम किसी मुद्दे पर सीधी सीधी बात करते हैं। बात की बात होती है और बात ही बात में बात कहां तक पहुंचती है, ये आप इस कार्यक्रम में हमारे देखते रहें। आज जिस बात को हम मुद्दा बनाना चाह रहे हैं वो बात है संघ, सत्ता और संगठन, विशेष संदर्भ भाजपा। तो भाजपा के भी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हुए हैं। मदन सिंह राठौड़ जो हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और बाकायदा जिलाध्यक्षों का चुनाव हुआ। और चुनावों की जो परंपरा थी वो प्रजातांत्रिक जो थी मनोनयन था वो किस तरीके से हुआ और किस तरीके से इस तरह पूरे राष्ट्र के अंदर अब ये भी स्थिति हो रही है कि नड्डा जी की जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनाव होने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव हो चुके हैं, जिला अध्यक्षों के चुनाव हो चुके हैं। इस पर बात करने के लिए मैं प्रेम आनंदकर जी आपसे कुछ सवालों के जरिए बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप हमारे स्टूडियो में पधारे। प्रेम आनंदकर जी के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और अच्छे ब्लॉगर हैं। इतने बढ़िया पत्रकार हमारे राजस्थान के अंदर जो एक शीर्ष पत्रकारों में से एक लिस्ट आती है उनमें आप वन ऑफ देम। मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्रेम आनंदकर जी, ये जो खेल चल रहा है भाजपा का, इसको मैं खेल इसलिए कह रहा हूँ कि ये प्रजातांत्रिक मूल्यों पर भी खड़ा हो रहा है और मनोनयन की पद्धति से भी चल रहा है। सत्ता का संगठन में पहले संगठन सत्ता को चलाया करता था, अब सत्ता संगठन पर इस कदर हावी हो गई है कि पर्चियां चलने लग गई हैं और एक अलग अंदाज के अंदर भाजपा चल निकली है। दूसरा, संघ का प्रादुर्भाव जिस तरीके से हुआ है उस पर आप थोड़ी सी टिप्पणी कीजिए। सुरेंद्र जी, बात आज के चैनल के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन, नमस्कार। आज का मुद्दा बहुत अच्छा भी है और ज्ञानवर्धक भी है। अब अगर अपन सत्ता संगठन की बात करें और संघ की बात करें तो दिल्ली का उदाहरण अपने सबसे ज़्यादा बीच में है। आपने देखा होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जब 3 राज्यों में चुनाव हुए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो उस समय जो डिसीजन हुए थे कमान सौंपने के, ताजपोशी के, वो निश्चित रूप से 2 लोगों के डिसीजन थे जो पर्चियों पे आए थे जी। तीनों जगह एक पर्चियों से निर्णय हुए थे। और बीच में जो संघ की भूमिका है वो थोड़ी सी कहीं दूरी होने लगी थी। दूरी क्या, बिल्कुल दूर हो चुकी है। इवन आप ये देखिएगा कि संगठन जो सत्ता की तरफ से साफ साफ निर्देश, संगठन की तरफ से साफ साफ निर्देश कि संघ की हमें जरूरत नहीं है। इवन राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे जेपी नड्डा ने इतने, मतलब जिसे कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि रीढ़ की हड्डी वही है जेपी नड्डा, उन्होंने ये कह दिया कि हमें उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अब स्थितियां विकट हो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अब आप पिछले जब 2023 से और अभी 6 महीने पहले तक आप सीनियर देखें तो संघ में और बीजेपी के संगठन में बहुत ज़बरदस्त खिंचाव चला। इस बात को संघ के लोग भी मानते थे और बीजेपी के लोग भी मानते थे, लेकिन अनुशासन इतना अच्छा है कि यह बात कभी सड़कों पे आई नहीं। और विधानसभा चुनाव में आपने देखा भी। लेकिन ताज़ा उदाहरण मैंने अभी आपसे जैसा जिक्र किया दिल्ली का, दिल्ली में ताज़ा उदाहरण है। दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में 2 जो सबसे निर्णय करता है उनकी पसंद थी प्रवेश वर्मा। बिल्कुल, और बिल्कुल कह रहे हैं प्रेम आनंद जी, बिल्कुल सही। मैंने अपने 2 ब्लॉगों में बाकायदा कहा कि कोई भी नहीं बनेगा, सिर्फ विष्ट तो होंगे विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री होंगे प्रवेश। अब आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो कहाँ अंत समय पर बाजी गिरी कि वो उप मुख्यमंत्री बन गए और वो उप स्पीकर बन गए। विष्ट मदन मोहन विष्ट वो हो गए। तो कमाल। तो सुरेंद्र जी, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि वहाँ बिल्कुल तय था कि प्रवेश वर्मा सीएम बनेंगे। और देखो, इसमें कोई दो राय भी नहीं, प्रवेश वर्मा ने मेहनत भी की। लेकिन जब वहाँ दिल्ली में जब इतना कड़ा संघर्ष चल रहा था, तो मैं आपको एक राज की बात बताऊं सुरेंद्र जी कि दिल्ली में जब पोजीशन बहुत टाइट थी और जब संघ को लग रहा था कि बीजेपी का यहाँ पार पाना मुश्किल है आम आदमी पार्टी से, और कांग्रेस तो करके किसी भूमिका में थी भी नहीं, तो आप पार पाना, तो बीजेपी ने अंदरूनी अंदर बिना कोई प्रचार किए, बिना कोई दिखावा किए 1 लाख से अधिक सभाएं की है वार्डों के अंदर। सभाओं का मतलब यह है कि चाहे 10 लोग हो चाहे 15 लोग हो, उन लोगों की उन्होंने वह सभाएं की, अपने वर्कर्स को ताकत को झोंक दी। इसी का परिणाम है कि वहाँ बीजेपी को आशा से कहीं ज़्यादा सफलता मिली। अब जब बारी आई मुख्यमंत्री के चयन की, तो वहाँ यह तय हुआ कि जो संघ नाम तय करेगा
उसी को सीएम बनाया जाएगा। अब आप ये देखिए कि लास्ट के आखिरी के 2 दिन में रेखा गुप्ता का 2 दिन क्या साहब, आखिरी 1 दिन में, आखिरी 1 दिन में ही तो रेखा गुप्ता का नाम एकदम तेजी से आया और फिर फाइनल यही लगा कि रेखा गुप्ता ही सीएम बनेंगी और वो सीएम बनेंगे। तो यही स्थिति अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की है। अब आप ये देखिए कि राजस्थान में पिछले कुछ समय से सत्ता और संगठन के बीच में थोड़ी सी दूरी बनी हुई थी, संघ से भी दूरी बनी थी, लेकिन अब जिस हिसाब से इस संगठन के चुनाव हुए हैं, मंडल स्तर से लेके वार्ड स्तर से लेके और जिला अध्यक्ष से लेके और प्रदेश अध्यक्ष तक के, तो उसमें कहीं ना कहीं पूरी छाप संघ की है। बिल्कुल। अब संघ की वजह से ही जो लोग, जो नेता किनारे हाशिए पे ला दिए गए थे, जैसे वसुंधरा राजे जी का है नाम है, वसुंधरा राजे और तथा उनके समर्थक, कई समर्थक, तो कई लोगों को, कई जो बीजेपी के बड़े नेता है जो हाशिए पे ला दिए गए थे, वो उनकी अब सक्रिय भागीदारी होने लगी है और वसुंधरा राजे भी अब बिल्कुल संघ की वो संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी है। तो ये देखिए कि जो अभी आपने ये देखा कि जिलाध्यक्षों के कई चुनाव देख लें, सीधे सीधे संघ के उस पे संघ के मार्गदर्शन में, निर्देशन में बहुत स्थिति ये हुई। मैं बताता हूँ आपको कि एक मेरे को याद आ रहा है कि 12 का एक जो जिलाध्यक्ष का चुनाव था, उसमें बाकायदा सारस, पहले तो वो अपने गहलोत साहब, धर्मेंद्र गहलोत जो है वो उसके वहाँ के चुनाव अधिकारी थे, लेकिन आरएसएस ने उनको पीछे करते हुए आरएसएस के उस बिल्कुल 100% निर्देश पर बीपी सारस्वत को, प्रोफेसर साहब को वहाँ चुनाव कराने के लिए भेजा और वो जो पर्ची थी, वो पर्ची भी उन तक पहुंची होगी, क्योंकि वो जो चुनाव कराने के लिए गए और उन्होंने बिना किसी उसके सर्वसम्मति से चुनाव करवा दिया। तो ये सर्वसम्मति जो हुई अजमेर में हुआ, रमेश सोनी का जो वो हुआ, मतलब कहीं कोई पर्ची के अतिरिक्त बोलता नहीं है, और पर्ची जो होती है या आरएसएस की तरफ से जाए या ऊपर से आए। इस बार आप बहुत सही कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का जो मदन सिंह राठौड़ जी का चुनाव हुआ, उसमें वसुंधरा की जो सहभागिता, भागीदारी और सक्रियता देखी गई वो कमाल की थी। वरना वो जो मतलब जिस वसुंधरा को आपने चुनावों के अंदर मंचों के पीछे फेंक दिया था, उससे बात करना, उससे शक्ल मिलाना पसंद नहीं करते थे। अच्छा, अपने सारे वीडियो सामने हैं और आपने तो देखा है कि जो वो चुनावों के अंदर आम सभाएं हुआ करती थी, वसुंधरा जी में बैठी रहती थी, मोदी जी उनको बिना देखे चले जाते थे, उनका इवन उनको भाषण तक नहीं दिया। अब इस सिनेरियो में बहुत जबरदस्त बदलाव आया है। अब कितना बदलाव आया है? अब अभी आपने सारस्वत जी का जिक्र किया। सारस्वत जी वैसे बीजेपी के अच्छे रणनीतिकार हैं, बिल्कुल। और आप ये देखिए कि धर्मेंद्र गहलोत जी को 12 से हटा के बीपी सारस्वत जी को वहाँ का चुनाव पर्यवेक्षक बनाना इस बात का संकेत है कि वसुंधरा राजे खेमे को अब तवज्जो दी जाने लगी। बिल्कुल, ये जग जाहिर है कि सारस्वत जी वसुंधरा राजे खेमे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सीधे जुड़े। उन्होंने देखिएगा आप, उन्होंने भरतपुर को जो अपना इनका वो चुनाव क्षेत्र रहा है, अपना उनका कार्यकाल क्षेत्र रहा है, भजन लाल जी का जो वो वहाँ के वो प्रभारी रहे, वो धौलपुर के प्रभारी रहे, वो 12 के प्रभारी रहे, और जिस तरीके से उन्होंने सदस्यता अभियान अपना जयपुर में चलाया वो कमाल का था। मतलब ऐसा सदस्यता अभियान मैं नहीं समझता कि राजस्थान के अंदर कहीं किसी ने चलाया हो जैसा डॉक्टर बीपी सारस्वत ने चलाया। देखो सुरेंद्र जी, ये चीज़ भी माननी पड़ेगी कि कुशल रणनीतिकार आज की तारीख में वसुंधरा राजे जी के खेमे के पास ही है। बस बिल्कुल, अगर किसी नेता को बुरा लगे तो मैं क्षमा याचना कर लूंगा, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी जो वसुंधरा राजे जी के पास जो समर्थक नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो बहुत अच्छे कुल रणनीतिकार हैं, और इन चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आपने देखा, अभी चुनाव में भी आपने देखा है बिल्कुल किस तरह से जीत मिली है। नहीं तो कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता था कि सरकार के कार्यकाल को देखते हुए कि 7 में से 6 सीटें आ जाए बीजेपी। बिल्कुल, और तो ये स्थिति है। तो अभी मतलब जब आप बात कर रहे थे अपन प्रदेश अध्यक्ष की, जिला अध्यक्ष होता, आपने देखा कि उसमें भी कहीं ना कहीं संघ की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बिल्कुल, संघ ने जो चाहा ना वही बने, चाहे कहीं जिलाध्यक्ष भी रिपीट हुए तो संघ के बिना पत्ता हिला नहीं है। इसी तरह से मदन राठौड़ जी का चल रहा था, पक्का लग रहा था कि मदन राठौड़ जी रिपीट होंगे। अब चाहे उन्होंने मैंने आपको पिछले अपने चर्चा में भी कहा था कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाते जरूर, लेकिन होता वही है जो संगठन चाहता है। बिल्कुल, संघ चाहता है। हाँ, संगठन में भी वही हो रहा है, सत्ता में भी हो रहा है, सत्ता में वही हो रहा है। एक बार फिर संघ जो है वो संघ की पहली पसंद थे मदन राठौड़ जी, तो जाहिर है अब आप ये देखो कि कल तक एकमात्र नॉमिनेशन आया राठौड़ जी का। क्या राजस्थान बीजेपी में इतने नेता नहीं थे नॉमिनेशन, लेकिन जाहिर है एक सबसे बड़ी रणनीति है। सबसे बड़ी बात है कि उनका प्रपोज करने वाली वसुंधरा जी थी, अरुण चतुर्वेदी थे,
बोला सारे वो दिग्गज लोग थे जो खुद अध्यक्ष पद के दावेदार हाँ, अनुमोदक भजन लाल जी थे। हाँ। और बाकी जो सारे प्रस्तावक थे, 5 प्रस्तावक होते हैं, वो सारे वसुंधरा राजे खेमे के लोग थे। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि कितना बुरा। एक बात मैं और करना चाहूंगा कि अभी हाल ही में अजमेर के माया मंडल के अंदर कुछ एक अजीब तरीके का परिवर्तन हुआ। बहन अनीता बघेल और ओंकार सिंह लखावत को राष्ट्रीय पर्यवेक्षक सूची में डाला गया है। इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो राष्ट्रीय पर्यवेक्षक है, अब इसको बहुत ज़्यादा ये अपनी वो उपलब्धि बता रहे हैं, हाँ, महिमा मंडन कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है और मेरा जो राजनीतिक ज्ञान है, वो ये जो पद अभी इनको राष्ट्रीय उसमें बनाया गया है ना, ये सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक ही सीमित रहने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। ये कोई ऐसा नहीं है कि इनको कोई बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल कर लिया नहीं, कुछ नहीं। अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनी नहीं, जब अध्यक्ष बनेंगे तभी तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी। आज अध्यक्ष बिना, जब अध्यक्ष बनेंगे तो ही तो वो राष्ट्रीय अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे तो, और वही कार्य समिति बनाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि अभी कोई बीजेपी की कार्य समिति बन गई या संसदीय बोर्ड बन गया या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बन गई, ये सब तो नए अध्यक्ष के बनने के बाद तय होना है। इनको तो सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक करना है। अगर वोट देने की स्थिति आती है तो ये लोग वोट दे सकते हैं चुनाव, लेकिन मेरे को लग रहा है कि जिस तरह से अभी तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी मनोनयन की प्रक्रिया चल रही है, उसी को देखते हुए जिस हिसाब से राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी का चयन हुआ है, जिलों में अध्यक्षों का चुनाव हुआ है, उसी तरह से मुझे लग रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत मनोनयन की प्रक्रिया से हो जाएगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब जो सीनियर है सुरेंद्र जी, तो अगर संघ की इसी भूमिका को बीजेपी संगठन स्वीकार करता रहा तो निश्चित रूप से सरकार, सत्ता और संगठन बहुत अच्छे ढंग से चलेंगे। वरना अभी तक संघ का हस्तक्षेप नहीं होने के कारण पिछले 1 साल के अंदर बीजेपी सरकार का कार्यकाल देख लीजिए लचर रहा है। लेकिन अब उम्मीद लगाई जा रही है कि जब संगठन की भागीदारी आने लगी है, संगठन का कहीं से ना कहीं मार्गदर्शन मिलने लगा है और सरकार को पूरे दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, तो अब आप आने वाले समय में देखिए कि भजनलाल सरकार बिल्कुल सही ढंग से काम करेगी और जो लोगों में एक धारणा बन गई कि सरकार लचर चल रही है, ये धारणा भी कहीं ना कहीं मिटेगी। हाँ, बिल्कुल मिलेगी। अब जो जैसे वसुंधरा जी जो साथ आई हैं और वो कह रही हैं कि भाई एकजुट नो गुट, बिल्कुल सही। उन्होंने ये नारा दिया है कि एकजुट नो गुट। तो ये एकजुट और नो गुट का, तो ये नो गुट तो पहले गुट में था और गुट के अंदर जो जिनकी भूमिका थी अपन समझ रहे हैं। देर आया दुरुस्त आया। अगर वसुंधरा जी की ये सहयोग पहले ले लेते और यही नारा पहले दे दिया होता तो हो सकता है कि अब तक बहुत कुछ हो जाता, नया होता। कम से कम जो 400 सीटों की बात की जा रही थी कि 400 पार अब की बार, तो अब की बार 400 पार हो गया होता अगर इन्होंने संघ और संगठन। बस सबसे बड़े, अगर 300 के अंदर सिमटने का सबसे बड़ा कारण ये है कि संघ की उपेक्षा, संघ की उपेक्षा के कारण इन्होंने देख लिया इनको। अच्छा, अभी इनको ये भी लग गया है कि हम संघ के बिना एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। अगर मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ सुरेंद्र जी भाई साहब कि अगर दिल्ली में संघ बिल्कुल नहीं कूदा होता। आप बिल्कुल, आपकी बात की ही मैं तस्दीक कर रहा हूँ कि जिस समय ये सिसोदिया और ये केजरीवाल साहब जेल में थे, है ना, उस समय संघ वो जेल में थे और जेल के बाहर संघ घर घर जाकर प्रचार में लग गया था और उसकी एक रणनीति के तहत उनको इसको हराना था आप पार्टी को, और उन्होंने हरा दिया। बिल्कुल। तो इस तरीके से अपन देख रहे हैं प्रेम जी कि इन दिनों में संघ, आरएसएस, संगठन, बीजेपी का जो संगठन है वो और सत्ता, इन तीनों के अंदर कमोबेश बहुत अच्छा तालमेल चल रहा है। अगर ये तालमेल चलता रहा तो दोस्तों निश्चित रूप से ये बीजेपी का जो भविष्य है वो बहुत सुरक्षित हाथों में रहेगा। चुनावों पर जो हमारी चर्चा रही आपको कैसी लगी ये बताएं, और ये भी बताएं कि इसमें अगर कोई राय आप देना चाहें तो हम हमारी जो अगला कार्यक्रम होगा उसमें आपकी राय को हम जोड़ेंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।